कह लें कि यूज होने वाला टैब है, इंसर्ट का टैब। इसमें क्या चीजें मौजूद हैं? सबसे पहले हमारे पास पेजेस हैं, पेजेस का ग्रुप मौजूद है। पेजेस के ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर है कवर पेज, फिर है ब्लैंक पेज और उसके बाद है पेज ब्रेक। जो भी ऑप्शन इंसर्ट के टैब में मौजूद है, इंसर्ट का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चीज डालना, इंसर्ट करना, ऐड करना। यानी कि अगर आप तस्वीर लेके आना चाह रहे हैं अपनी फाइल के अंदर, आप कोई और चीज, कोई दूसरा टेक्स्ट लेके आना चाह रहे हैं, चार्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो आप इंसर्ट का टैब इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पेजेस में कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है पहला पेज आपकी असाइनमेंट का या आपकी किताब का, उसको कवर पेज बोला जाता है। आप देखते हैं कि पहला पेज जो होता है आपकी बुक का, उसके ऊपर हेडिंग दी होती है कि बुक का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, ऐसे ही है ना, सारा लिखा होता है। फिर उसके बाद आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो कवर पेज पे जाते हैं। अगर मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ कवर पेज, तो कवर पेज पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, कवर पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे स्टाइल्स आ जाएंगे कवर पेजेस के। ये काफी सारे स्टाइल्स आ गए कवर पेज के कि आप चाह रहे हैं कि पेज नंबर 1 आपका ऐसा हो। आपको जो इसमें से पसंद आता है आप उस पे क्लिक कर दें, वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको इसमें से पसंद आ रहा है, जैसे ये वाला है, मैं इस पे एक बार करूंगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 1 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आपका काम अगले पेज पे चला गया जो आप काम कर रहे थे, और पहले पेज की जगह ये सारा आ गया पेज। ठीक है, ये डिजाइन हुआ हुआ है, देखें ऐसे नीचे ऑरेंज बना हुआ है, ब्लू बना हुआ है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ माउस की मदद से और फिर कीबोर्ड से टाइप कर देता हूँ इंसर्ट टैब। उसके बाद डॉक्यूमेंट का टाइटल नीचे मैं लिख देता हूँ MS वर्ड। ठीक है, और नीचे अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो नीचे आप चेंज कर सकते हैं। देखें अब मैंने ये कवर पेज नहीं बनाया, ये पहले से बना पड़ा था और मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। सर एक दफा फिर बता दें। यहाँ पे हम करवा रहे थे कवर पेज। मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बैक चला जाऊं। यहाँ पे है कवर पेज। इंसर्ट के टैब में कवर पेज का बेसिक मकसद ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेज नंबर 1 आपकी फाइल का खूबसूरत हो, जिसपे आप हेडिंग दे सकें। जैसे मैं आपको असाइनमेंट बनवाता हूँ तो आप पहले पेज पे अपना नाम लिखते हैं ना अक्सर, और नाम लिखते हैं खूबसूरती, नीचे क्लास लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं। तो तब आप कवर पेज का इस्तेमाल करेंगे। कवर पेज हमेशा पेज नंबर 1 होता है, यानी कि पहला पेज ही होगा। इस पे क्लिक करते हैं कवर पेज पे। यहाँ पे डिजाइन आ गए मुख्तलिफ कवर पेजेस के। आपको जो पेज पसंद आ रहा है आपने उस पर करना है क्लिक। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये वाला कवर पेज पसंद आ रहा है, इस पे करूँगा क्लिक तो ये देखिए पहले पेज की जगह ये आ गया पेज। इस पे आप टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखते हैं MS वर्ड, और नीचे डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर लिखते हैं इंसर्ट टैग। तो इस तरीके से आप कवर पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर पेज ये मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बने पड़े हैं। MS वर्ड के अंदर काफी सारे कवर पेज मौजूद होते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप किसी बच्चे को? सर ये जहाँ पे MS वर्ड जी, लिखा हुआ है हम इसको उठा के ऊपर भी कर सकते हैं या सिर्फ ये इधर ही रहेगा? नहीं, ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स है, ये ऊपर भी कर सकते हैं आप इसको उठा के। ठीक है, ऊपर करने के लिए आप ठीक है एक बार सर। क्लिक करें ना तो यहाँ पे देखें ऐसे ये बन गया स्क्वायर। आपने ये ऊपर से पकड़ना है यहाँ पे माउस। जब माउस का पॉइंटर जो होगा ऐसे एरो बन जाएंगे, आपने पकड़ के इसको यहाँ से उठा के मूव करवा देना। ठीक है, अभी आपको मूवमेंट का पता लग जाएगा जब हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ हमारे पास। नेक्स्ट आ रहा है ब्लैंक पेज। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज भी इंसर्ट हो जाए साथ ही एक खाली सफ़ा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लैंक पेज के ऊपर, यानी कि खाली सफ़ा आ जाए। ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक नया पेज आ गया। फिर ब्लैंक पेज क्लिक करूंगा, फिर एक नया पेज आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते रहें, नए पेजेस इंसर्ट होते रहेंगे। अगर तो आपको ये पता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने पेजेस तक जाएगा, तो आप सबसे पहले ब्लैंक पेजेस का इंतखाब कर लेते हैं। जैसे 10 पेजेस पे अगर आपने काम करना है तो पहले शुरू में ही आप 10 पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं, अगर तो आपको कंफर्म है कि आपका काम कितने पेजेस तक जा सकता है। अगर नहीं कंफर्म तो जब एक पेज भरता है खुद ब खुद नेक्स्ट पेज इंसर्ट हो जाता है।
यानी कि अगर इस पेज में मैंने यहाँ तक लिख लिया है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज खुद ब खुद इंसर्ट हो जाता है, करना नहीं पड़ता। फिर ये पेज भर जाता है तो फिर नेक्स्ट आ जाता है। सर ये पेज की कोई लिमिट नहीं है? नहीं, पेज की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जितनी भी बुक्स हैं वो एमएस वर्ड वगैरह में लिखी जाती हैं, जिसमें सैकड़ों पेजेस होते हैं, तो इसलिए इस तरह की कोई लिमिट यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर वो मैं कह रहा था कि जब एक पेज खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली भी तो ब्लैंक पेज आ नहीं जाता? जी जी, मैंने यही तो बताया। मैंने यही बताया कि अगर तो आपको ये कंफर्म है कि आपका डॉक्यूमेंट 10 पेजेस तक जाएगा, तो आप शुरू में ही 10 पेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो फिर ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद भी ठीक इंसर्ट है। होते रहते हैं। ठीक है, एक पेज कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट डे, ओके। ठीक है, मतलब नेक्स्ट हमारा वो हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सर जी नेट से हम मुख्तलिफ डिजाइन ऐड कर सकते हैं इसमें? जी हाँ जी, नेट से भी हो सकते हैं डिज़ाइन ऐड इसमें कवर पेजेस के। ठीक है ना, ये देखिए, ये काफ़ी सारे डिज़ाइंस मौजूद हैं। नीचे लिखा हुआ है मोर कवर पेजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये office.com की वेबसाइट है, उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ और मैं अपना जो इंसर्शन पॉइंट है वो यहाँ रखता हूँ। इंसर्ट टैब से पहले, इंसर्ट टैब से पहले मैंने यहाँ पे अपना इंसर्शन पॉइंट रखा और फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो ब्लैंक पेज यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा। बेसिकली जहाँ कर्सर पोजीशन होती है वहाँ पे पेज नया इंसर्ट हो जाता है, कर्सर पोजीशन पे, जो आपका इंसर्शन पॉइंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, खाली सफ़ा वहाँ इंसर्ट होता है। पेज ब्रेक के बारे में आपको बताते हैं कि पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का बेसिक मकसद जो है वो यही होता है कि जैसे कि मैं इस पेज पे काम कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ रैंड, और इसका मैं साइज थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा। अब देखिए, मैंने इस पेज के ऊपर काम सिर्फ इतना हिस्से में किया। अब ये पेज काफी सारा बच्चा है नीचे, ऐसे ही है ना। पेज पे मैंने सिर्फ इतने हिस्से पे काम किया है और नीचे से सारा पेज खाली है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट पेज आ जाए, ये पेज खत्म हो जाए। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तो आप दूसरा पेज बनाना चाह रहे हैं, अगर वैसे कीबोर्ड की मदद से हम करते हैं काम, तो आप एंटर दबाते रहते हैं, कर्सर नीचे आता रहता है, एंटर दबाते रहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पेज इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अक्सर काम जो होता है वो बच्चे इस तरह से करते हैं कि एंटर एंटर दबा के वो दूसरे पेज पे जाते हैं। लेकिन इसका आसान एक हल ये है कि जहाँ पे आपका पेज खत्म हो गया है, आप वहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं। पेज ब्रेक का ये मतलब होता है कि आप उसको बताते हैं एमएस वर्ड को कि ये पेज यहाँ पे खत्म हो गया और एक नया पेज इंसर्ट कर दिया जाए फौरन। ठीक है, बेसिकली पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में इतना खास फर्क नहीं होता। ठीक है, ये दो ऑप्शंस तो जरूर है यहाँ पे मौजूद, लेकिन काम इनका बिल्कुल सेम ही है। और अगर आप ब्लैंक पेज भी इंसर्ट करते हैं ना, वो उसको भी हम अक्सर पेज ब्रेक ही कहते हैं। आप अगर कंट्रोल शिफ्ट 8 भी दबाएंगे, जिससे हमें नॉन प्रिंटेबल सिंबल्स दिखाई देते हैं, वहाँ भी पेज ब्रेक ही लिखा हुआ आ रहा होगा। खैर, मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ से नया पेज इंसर्ट हो गया। ठीक है, पेज ब्रेक करने से ये पेज यहाँ खत्म हो गया और अब मेरा काम नए सिलसिले से शुरू होगा, नए पेज से। इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करना यानी कि तोड़ देना, खत्म कर देना। ठीक हो गया। पेज ब्रेक की एक शॉर्ट की भी मौजूद है, वो देखते हैं क्या है। पेज ब्रेक की शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ आप दबाते हैं एंटर। पेज ब्रेक की शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ एंटर। जब आपको लगे कि आपने बस इस पेज पे इतना ही काम करना है, तब आप वहां से पेज को ब्रेक कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पेज पे इतना काम कर लिया, अब मैं चाहता हूँ नया पेज आ जाए, मैं कंट्रोल के साथ एंटर दबाता हूँ, तो ये देखें अगला पेज आ गया। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंटर दबाया, मेरा कर्सर अगले पेज के शुरू में आ गया और वो पेज वहां पे खत्म कंसीडर होगा। अच्छा, मैं अब प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट 8, या इसको कंट्रोल स्टार भी बोलते हैं। आपको पता है ना, जब ये मैं दबाते हैं तो आपको नॉन प्रिंटेबल सिंबल्स दिखाई देते हैं इस तरह के, ये जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, डॉट, ये इस तरह के सिंबल, जो आपको बताता है कि किधर क्या आपने बटन प्रेस किया हुआ है, कौन सी की प्रेस की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है पेज ब्रेक। तो कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा के आप ये देख सकते हैं कि किधर किधर आपने पेज ब्रेक लगाया हुआ। ठीक है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट 8 से वैसे हमें हर चीज दिखाई देती है, किधर हमने टैब दबाया है, किधर हमने कोई दूसरी चीज दबाई है, तो इसके थ्रू ये भी
हम देख सकते हैं कि पेज ब्रेक कहाँ लगाया। अगर मैं पेज ब्रेक, अब मुझे पता लग गया पेज ब्रेक यहाँ लगा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो पेज ब्रेक डिलीट हो जाएगा, यानी कि अगला पेज खत्म हो जाएगा। ये भी एक तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है कि पहले कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाएं। कंट्रोल शिफ्ट 8 जब हम दबाएंगे तो आपको दिखाई देगा नीचे के पेज ब्रेक लिखा हुआ है, ऐसे ही है। तो पेज ब्रेक जहाँ लिखा है वहाँ आपने कर्सर अपना रखना है, यानी कि इंसर्शन पॉइंट रखना है और डिलीट का बटन प्रेस करना है तो पेज ब्रेक डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अगला पेज खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट के टैब के अंदर ये हमने पेजेस का कवर कर लिया पूरा ग्रुप। टेबल्स का ग्रुप हम बाद में करेंगे क्योंकि टेबल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम इसको हम कवर करेंगे बाद में। फिलहाल हम छोटे जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर एक तस्वीर आ जाए, यानी कि अक्सर हम सीवी वगैरह में अपनी तस्वीर लगाना चाह रहे होते हैं, वो कैसे आप लेके आ सकते हैं? आप यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस का ग्रुप मौजूद है जिसके अंदर पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स पे क्लिक करें। पिक्चर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का डी या ई ड्राइव जो होगी वो ओपन हो जाएगी। आप जो तस्वीर चाह रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये प्लेन की तस्वीर है, आपने इस पे किया डबल क्लिक तो ये प्लेन की तस्वीर यहाँ पे आ गई। दोबारा बता, कोई पे तस्वीर आपने इंसर्ट अगर करनी होती है तो आप सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट के टैब के अंदर। इंसर्ट के टैब में इलिस्ट्रेशंस का ग्रुप मौजूद है। इलिस्ट्रेशन के ग्रुप के अंदर यहाँ पे है पिक्चर्स, यानी कि आप पिक्चर को लेके आना चाह रहे हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। पिक्चर्स पे क्लिक करें। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सी ड्राइव, ई ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स, आपकी हार्ड ड्राइव ओपन हो जाएगी। आप जो तस्वीर लेके आना चाह रहे हैं वो आप तस्वीर यहाँ से ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीटीआई दाता दरबार का लोगो मौजूद है, आप इसने इस पे डबल क्लिक करना है, या तो डबल क्लिक कर दें या इस पे एक बार क्लिक करके नीचे इंसर्ट पे क्लिक कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये तस्वीर जो है आपके एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई है। सर जब हम इस पेज का प्रिंट निकालेंगे नीचे कुछ लिख के, तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तो साथ ये भी पिक आएगी प्रिंट में? जाहिर बात है, तस्वीर तो लाजमी है कि वो आती है प्रिंट के अंदर। पिक्चर तो जरूर आती है, पिक्चर हम लगाते ही इसलिए हैं ताकि वो प्रिंट में आए। आपने बुक्स में देखा है ना, तस्वीरें बनी होती हैं, किताबों में होती है ना तस्वीरें। जी जी सर। किताबें अक्सर इसके जी जी। अंदर लिखी जाती हैं। अब उसके बाद कुछ और चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं इस पिक्चर से ही रिलेटेड। पिक्चर का अगर आपने साइज बड़ा करना है तो आपने पिक्चर पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से नोड्स आ जाएंगे। आप यहाँ से पकड़ के लेफ्ट क्लिक दबा के रखें और इसको ड्रैग करें माउस को, और लेफ्ट क्लिक दबा के रखें तो आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और साइडों से भी बड़ा या छोटा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी साइजिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी हम एक तस्वीर ड्रॉ करते हैं और एक तस्वीर पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नया भी टैब बन जाता है जो कि फॉर्मेट का टैब कहलाता है। फॉर्मेट का टैब होता है ये फॉर्मेट का टैब वैसे नहीं आपको शो होगा। देखिए, मैं अगर इस तस्वीर से बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ तो फॉर्मेट का टैब नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस तस्वीर पे क्लिक कर देता हूँ तो फॉर्मेट का टैब ऊपर दिखाई दे रहा है। ये इमेज से रिलेटेड है फॉर्मेट का टैब। हम इसको बाकायदगी से देखते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ये जितनी भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं ये ऑप्शन सारी तस्वीर से रिलेटेड होंगी। इनका कोई ना कोई तस्वीर के ऊपर काम होगा, ठीक है। एक तस्वीर में दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं फोरग्राउंड और एक को बोलते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड होता है तस्वीर के जो पीछे होती है, जो आपकी मेन सब्जेक्ट के पीछे होती है, और फोरग्राउंड जो सामने होती है। जी, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसने जितना जितना हिस्सा उसको लगा कि ये बैकग्राउंड है, उसने उसको कर दिया पर्पल। आप इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सही डिटेक्ट नहीं कर रहा तो इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट किया, मतलब जितना जितना ब्लू में हिस्सा आएगा वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसने काफ़ी अच्छे तरीके से अब इस प्लेन को कर दिया है डिटेक्ट। इसकी बैकग्राउंड जितनी थी वो पर्पल हो गई है। और उसके बाद यहाँ से आपने कीप चेंजेस पे क्लिक कर देना है। कीप चेंजेस पे यहाँ से आपने क्लिक कर देना है,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी प्लेन का बैकग्राउंड उसने डिलीट कर दिया। अच्छा, तस्वीर को सेव करने के लिए हमने ये यहाँ पे तस्वीर की बैकग्राउंड रिमूव की है। आपने इस पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। किसी भी तस्वीर को जी अगर आपने बैकग्राउंड वगैरह उसका चेंज किया, आप चाहते हैं ये तस्वीर मैं एज सेपरेटली तौर पे सेव कर लूँ, तो आपने उस पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद सेव एज पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। सेव एज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप उसको नाम दे दें और सेव कर दें, बस इतनी सी बात है। ये पीएनजी फॉर्मेट में भी सेव हो। सर, आपने भी बताया कि बैकग्राउंड अभी हमने चेंज कर लिया, तो इसकी जगह हम कोई और बैकग्राउंड नहीं लगा सकते जो हमें पसंद हो, यानी हम चाह रहे हो कि ये हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके पीछे कोई दूसरी तस्वीर रख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बना देता हूँ, तो वो वाली आप इन फ्रंट कर देंगे, तो आप इसके पीछे वो रख सकते हैं, उसको फिर बाद में एडजस्ट कर लें। दूसरी जो तस्वीर है, जैसे आप अक्सर अपना ब्लू बैकग्राउंड लगाना चाह रहे होते हैं तस्वीर के पीछे, तो आप ये ऐसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एमएस वर्ड जो है वो कोई इस तरह से डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है कि बड़ा एक्यूरेटली तौर पे ये करेगा काम। हो सकता है ये बैकग्राउंड सही तरीके से रिमूव ना करे। सर जी एडोब फोटोशॉप की वो बात कर रहा है, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में ही आप इस तरह के काम करेंगे। मैं अगली बार यही करने लगा था। या जितने भी डिजाइनिंग के काम होते हैं वो एडोब फोटोशॉप में आप करते हैं अगर तो तस्वीर एडिटिंग के काम है। और अगर कोई चीज बनानी है आपने, तो फिर आप कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं या एडोब इलिस्ट्रेटर का। ठीक है, लेकिन यहाँ भी देखो बेसिक काम तो हो ही सकते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट का टैब यहाँ पे आ गया है। फॉर्मेट के टैब में फिर नेक्स्ट एडजस्ट के ग्रुप में ही ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन बेसिकली कलर वगैरह से रिलेटेड है कि अगर आप इसको ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शेड्स दिखेंगे। अगर आपकी तस्वीर थोड़ी लाइट है, ठीक है, या डार्क है, आप उसको लाइट कर सकते हैं, लाइट में ला सकते हैं। ठीक है, ये देखें काफ़ी डार्क हो गई तस्वीर, तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं तस्वीर। अक्सर तस्वीर होती है जिसमें लाइट कम होती है, तस्वीर काली होती है, तो यहाँ से आप उसको थोड़ा सा गोरा कर सकते हैं। तो जो आपको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल सही है, आप उस पर क्लिक करें, आपकी तस्वीर वैसी हो जाएगी। करेक्शन से नीचे चलते हैं। नीचे है कलर। कलर के अंदर आपकी तस्वीर का कलर आएगा कि आप इसको रेड भी कर सकते हैं, रेड शेड में आपकी तस्वीर आ जाएगी, या दूसरे कलर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें ब्लू है, उसके बाद यहाँ पे रेड है, थोड़ा सा ऑरेंज सा कर दिया मैंने, तो देख रहे हैं तस्वीर पीछे ऑरेंज हो गई है। येलो पे करते हैं, तस्वीर येलो हो गई है, मतलब दूसरे कलर का शेड आपकी तस्वीर में आ जाएगा। मोर वेरिएंट्स में आएंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हैं, तो उस कलर की आपकी तस्वीर में शेडिंग आ जाएगी। तो ये आप लगा के देख सकते हैं, जो आपको बेहतर लगती है आप कर सकते हैं। जी, यहाँ भी क्लियर हो गया बात, कलर भी हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट के अंदर आपकी इस तस्वीर में जैसे फिल्टर लग जाते हैं अक्सर आपकी तस्वीरों के ऊपर, ऐसे ही ये फिल्टर्स मौजूद हैं। आप देखें, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जहाज देखें कैसा हो गया। आप इस पे करते हैं तो ये स्टाइल्स आपकी तस्वीर के मौजूद हैं। इसको कर देते हैं, आप देखें ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट से बना हुआ है ये जहाज। तो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स बोलते हैं इनको। उसके बाद अगर कोई इफेक्ट आपने लगाया हो, आप चाह रहे हैं कि मैं वो रिमूव कर दूं, तो आप दोबारा से आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाएं। सबसे पहली वाली ऑप्शन होती है इसके अंदर नन की, ये वाली। आप नन पे क्लिक कर दें। ये जो पहला होता है ना शेड, वो नन का ही होता है। नन पे क्लिक कर दें। अब ये बैक टू नॉर्मल हो गया आपका जो भी स्टाइल आर्टिस्टिक इफेक्ट मैंने लगाया था। उसके बाद जी नेक्स्ट मेरे पास है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस का मतलब होता है किसी तस्वीर का साइज छोटा करना। साइज से मुराद ये वाला साइज नहीं है, ये जो ये वाला साइज में, साइज से मुराद है कि उसका आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर जो साइज है, कितने एमबी की तस्वीर है, कितने केबी की तस्वीर है। अक्सर तस्वीर इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 एमबी की तस्वीर लगा देते हैं अपने एमएस वर्ड की फाइल में, तो आपकी फाइल हैवी हो जाती है। ठीक है, अगर 10 एमबी की फाइल या 10 एमबी की तस्वीर में लगा दूंगा एमएस वर्ड की फाइल में, तो फाइल ऑब्वियस सी बात है कि भारी हो जाएगी। तो आप तस्वीर को कंप्रेस कर सकते हैं ताकि उसका साइज छोटा हो जाए आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ। कंप्रेस पिक्चर्स पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया जो आपको इस वक्त
दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये है अप्लाई ऑन दिस पिक्चर डिलीट क्रॉप्ड एरियाज, इनको तो टिक रहने दें क्योंकि इसी पिक्चर की बात हो रही है, इसीलिए ये टिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने चीजें देखनी है। वो कह रहा है कि वेब के लिए 150 ppi और ईमेल के लिए 96 ppi। अच्छा, ये ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। जितने ये कम होंगे उतनी तस्वीर छोटी होगी, यानी कि 96 ppi छोटी होती है 150 ppi से। अगर आप तस्वीर को ज्यादा छोटा करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल में कर दें, का साइज मजीद छोटा हो जाएगा। अगर यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन करेंगे तो ये साइज फिलहाल सबसे छोटा होता है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई ज्यादा भारी तस्वीर की जरूरत नहीं होती। तो आप इसी को करके ओके करेंगे तो आपकी तस्वीर का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। आपको वैसे इतना फील नहीं होगा क्योंकि तस्वीर वैसे तो सेम ही रहेगी, लेकिन हार्ड ड्राइव पे जो उसका साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। सर इससे पिक्सल ही फटेंगे फिर क्या? अक्सर हो जाता है, पिक्सल भी फट जाते हैं अक्सर। ठीक है, वो आपकी अगर इमेज की क्वालिटी खराब है तो वो उसके पिक्सल जो है वो फट जाते हैं। यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन पे क्लिक करते हैं तो देखें कोई इतना खास सा नहीं, बिल्कुल माइनर सा फर्क पड़ा, थोड़ी सी शेडिंग का फर्क पड़ा इस पे। तो ये था हमारे पास कंप्रेस पिक्चर्स का। चेंज पिक्चर आ गया। चेंज पिक्चर का ये मतलब है कि आपने अगर इसका साइज वाइज छोटा किया हुआ है या इसका कलर चेंज किया हुआ है, ब्राइटनेस वगैरह लगाई हुई है, आप चाहते हैं इस तस्वीर की जगह कोई दूसरी तस्वीर आ जाए। आपने गलती से यह तस्वीर लगा दी, आप चाहते हैं कि इस तस्वीर की जगह कोई दूसरी तस्वीर आ जाए, तो आपने यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है। चेंज का मतलब होता है तब्दील करना। चेंज पिक्चर पे एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करना है और यह ओपन हो गया। आप चाहते हैं कि इस तस्वीर की जगह ये वाली तस्वीर आ जाए, तो उस तस्वीर वो वाली तस्वीर खत्म हो गई और उसकी जगह ये वाली तस्वीर आ गई, यानी कि आपने रिप्लेस कर दी या तब्दील कर दी। जो इफेक्ट उस पे लगे हुए थे वही इफेक्ट इस तस्वीर पे भी लगे होंगे, यानी कि जो फॉर्मेटिंग उसकी थी वही फॉर्मेटिंग इसकी भी होगी। मैं अगर इस तस्वीर को बढ़ाता हूँ, इसका कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जी। आप नीचे देख रहे हैं रीसेट पिक्चर। रीसेट का मतलब होता है कि जैसे तस्वीर अपनी असली हालत में मौजूद थी वो अपनी असली हालत में दोबारा वापस आ जाए, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए। इसको कहते हैं रीसेट पिक्चर। जैसे हम अक्सर टेक्स्ट लिखते हैं ना और फिर कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है। इसी तरह रीसेट पिक्चर से भी वही काम हो जाता है। रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है रीसेट, खाली रीसेट पिक्चर है। दूसरा आ रहा है रीसेट पिक्चर एंड साइज। पहले खाली रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं साइज उसका बड़ा ही रहा है, लेकिन जो मैंने उस पर रेड कलर लगाया हुआ था वो रिमूव हो गया, वो नॉर्मल हालत में आ गया। यहाँ पे रीसेट पिक्चर पे यहाँ दोबारा क्लिक करके रीसेट पिक्चर एंड साइज, साइज भी रीसेट हो जाए, इस पे क्लिक करता हूँ तो जो जैसा उसका शुरू में साइज था, नॉर्मल साइज था, वो उसी अपनी असली हालत में आ जाएगी। सर इससे बैकग्राउंड भी चेंज होगा? हाँ, मतलब कि रीसेट करने से बैकग्राउंड जो आपने रिमूव किया होगा वो भी अपनी असली हालत में आ जाएगा, यानी कि जो जो चेंजेस आपने किए हैं तस्वीर में वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास आगे आ रहा है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स का यहाँ पे ग्रुप मौजूद है, स्टाइल्स मौजूद हैं। ये आपकी तस्वीर का फ्रेम है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको फ्रेम विजिबल हो। तो फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में चलने के बाद यहाँ पे ये काफ़ी सारे हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं। आप मैं अगर ये वाला स्टाइल लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये वाला फ्रेम आपकी तस्वीर के इर्द गिर्द आ गया, डबल फ्रेम। ये वाला करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा साइडों से मध्यम हो गई आपकी तस्वीर। ये करेंगे तो नीचे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये देखें जैसे अक्स होता है पानी में, इसी तरह ये काफ़ी सारे यहाँ पे फ्रेम्स मौजूद हैं। फ्रेम्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं आपकी सीवी के अंदर। जब आप अपनी एक तस्वीर लगाते हैं तो आप तस्वीर को फ्रेम कर देते हैं ताकि आपकी तस्वीर अच्छी लगे। ऐसा ही है, आप ऊपर फ्रेम करके उसको लगा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फ्रेम्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर सर्कुलर डायरेक्शन में आप तस्वीर को करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रीसेट पिक्चर कर रहा हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। रीसेट किया, रीसेट हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आगे पिक्चर बॉर्डर्स आ गई हैं कि पिक्चर की बॉर्डर क्या है, वही है जो इस तरह से एक लाइन होती है। ये भी बेसिकली बॉर्डर पे ही लगती हैं चीज़ें, ये जो स्टाइल्स थे। पिक्चर बॉर्डर पे चलते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इस पिक्चर की बॉर्डर रेड हो जाए तो रेड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर के इर्द गिर्द रेड कलर की एक बाउंड्री लाइन बन गई है, यानी कि बॉर्डर बन गई है। दोबारा इस पे मैं वापस चलता हूँ और बॉर्डर खत्म करने के लिए आपको पता है नो आउटलाइन करना पड़ता है बॉर्डर में जाके। अगर मैं बॉर्डर की थिकनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से वेट इसका मैं बढ़ा देता हूँ, 6 पॉइंट कर देता हूँ, तो वेट बॉर्डर का ज़्यादा हो गया।
बॉर्डर अब ज़्यादा विजिबल हो गई। दोबारा वापस चलते हैं बॉर्डर्स में वेट के नीचे है डैशेस, ये है बॉर्डर स्टाइल। ये डॉटेड वाली अगर आप बॉर्डर चाह रहे हैं या इनमें से कोई और चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि डॉटेड लाइन की बॉर्डर लग जाएगी आपकी तस्वीर के ऊपर। मैं इसको अब नो बॉर्डर कर दूंगा, तो बॉर्डर में जाके नो आउटलाइन किया, नो आउटलाइन करने से बॉर्डर रिमूव हो गई। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ पहले से इफेक्ट्स बने पड़े होंगे, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। हर इफेक्ट का एक मुख्तलिफ काम होता है। हमने ये टेक्स्ट इफेक्ट में भी, आपको याद होगा, ये चीज़ें की थी। इसी तरह टेक्स्ट इफेक्ट की तरह ही पिक्चर इफेक्ट भी मौजूद है। प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं। ये कुछ इफेक्ट्स मौजूद हैं, आप तस्वीर पे देखते हैं, वाजिया दिखाई दे रहा है, इफेक्ट्स लग रहे हैं। ये देखें, तस्वीर टेढ़ी हो गई है और 3D हो गई है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे शेडो का मतलब होता है साया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर से पहले थोड़ा सा साया दिखाई दे, तो आप यहाँ से कोई भी शेडो का स्टाइल ले सकते हैं। क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं कि आपकी तस्वीर के पीछे एक शेडो आ गया है, एक साया आ गया है। दोबारा वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट्स के अंदर शेडो के अंदर चलते हैं। ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से कर देंगे नो शेडो। नो शेडो पे क्लिक करूँगा, शेडो गायब हो जाएगा तस्वीर पे जो हमने लगाया था। फिर पिक्चर इफेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है अक्स। इनमें से कोई भी अक्स आप चाह रहे हो, जैसे ये वाला क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं तस्वीर के नीचे उसका अक्स आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे कि पानी के अंदर दिखाई देती है कोई चीज़, ठीक है, या ग्लास के ऊपर। ख़त्म करने के लिए दोबारा क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, इफेक्ट्स में जाएं और रिफ्लेक्शन को कर दें नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। नो रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन गायब हो जाएगा। इसी तरह ग्लो भी है। ग्लो बोलते हैं चमक को। अगर आप चाह रहे हैं कि बाहर कोई चमक आ जाए आपकी तस्वीर में, येलो या रेड या और भी कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि आपकी तस्वीर के इर्द गिर्द एक ग्लोइंग आ गई है, एक चमक आ गई है येलो कलर की। रिमूव करना चाहते हैं, फॉर्मेट में दोबारा जाएं, इफेक्ट्स में जाएं और ग्लो को नो ग्लो करते हैं जी। इफेक्ट्स में दोबारा चलते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट एजेस के देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे एजेस को, तो आपके जो एज होंगे, जो आपके कोने होंगे, वो इस तरह से मध्यम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मैंने कर दिए 50 पॉइंट्स के, तो इसलिए ये ऐसी शो हो रही है, ठीक है। दोबारा मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे पिक इफेक्ट में और नो सॉफ्ट एजेस कर देता हूँ। तो ये आप इफेक्ट एक एक करके लगा के देख सकते हैं। बेवल है, ठीक है, 3D रोटेशन है, तो आप इनको लगा के देखें कि क्या क्या इफेक्ट आपके इमेज के ऊपर लग रहा है। इसके आगे हमारे पास पोजीशंस आ रही हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि आपकी तस्वीर किधर पड़ी हुई है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके पेज के ऊपर, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर 9 पोजीशंस होती हैं बेसिकली, जहां जहां पे तस्वीर पड़ी हो सकती है। 9 पोजीशंस होती हैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये आप लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 पोजीशंस होती हैं एक पेज के ऊपर जहां पे तस्वीर लग सकती है। वो 9 पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। अगर तस्वीर तो यहाँ पड़ी है, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट भी है और ऊपर भी है, तो इसको बोलते हैं टॉप लेफ्ट। क्या बोलते हैं? टॉप लेफ्ट। इस वक्त तस्वीर है टॉप लेफ्ट पे, क्लियर है। इसी तरह अगर तस्वीर यहाँ पड़ी है तो ये ऊपर पेज के लेकिन सेंटर में है, तो इसको बोलते हैं टॉप सेंटर, ठीक है। और अगर तस्वीर आपकी पड़ी है इधर, तो इसको बोलते हैं टॉप राइट, यानी कि टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। जी, ये बात समझ आ रही है? ये 3 हमारे पास पोजीशन फिलहाल हुई हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। इसी तरह तस्वीर यहाँ भी पड़ी हो सकती है, इसको बोलते हैं मिडल लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिडल लेफ्ट। फिर इसको बोलते हैं मिडल सेंटर, फिर मिडल राइट। फिर तस्वीर यहाँ पड़ी हो सकती है, इसको बोलते हैं बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल 9 पोजीशंस हैं। इनके नाम मैं दोबारा अब लिख रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें आसानी से। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, फिर टॉप राइट, ठीक है। इसी तरह मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो बेटा ये 9 पोजीशंस होती हैं, ठीक है। ये आप याद कर लें क्योंकि आगे एक्सेल के अंदर भी आपको ये हेल्प मिलेगी। एक्सेल में भी 9 पोजीशंस होती हैं सेल के अंदर, तो यहाँ भी पेज के ऊपर भी 9 पोजीशंस होती हैं। अगर मैं यहाँ से पोजीशन में जाता हूँ, पोजीशन में यहाँ कर देता हूँ, यानी कि टॉप लेफ्ट, ये वाला टॉप लेफ्ट कहलाएगा। यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो देख रहे हैं तस्वीर जो है वो यहाँ पे लग गई है, टॉप पे भी और लेफ्ट हो गई है। उसके बाद टॉप सेंटर किया तो सेंटर में आ गई तस्वीर लेकिन टॉप पे है, और फिर टॉप राइट। इसी तरह मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके पोजीशन इसकी
ये कर सकता हूँ मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये 9 जगह आपकी तस्वीर मूव कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं 9 जगह पे करें, क्योंकि आपको पता है कि आप मूव भी करवा सकते हैं तस्वीर को जहाँ मर्जी। लेकिन हाँ, अगर बाकायदगी से आप काम करना चाह रहे हैं पोजीशंस का इस्तेमाल करके, तो आप इन 9 पॉइंट्स पे कर सकते हैं जी। पोजीशंस के बाद हमारे पास यहाँ पे रैप टेक्स्ट मौजूद है। रैप टेक्स्ट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो कोई टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे जी मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इंसर्ट में जाता हूँ और कोई तस्वीर इंसर्ट कर देता हूँ। इस बार मैं उसी प्लेन की कर देता हूँ। चलिए, अब इस तस्वीर की वजह से आप देख रहे हैं टेक्स्ट पे चेंजिंग आ रही है, आगे पीछे मूव हो रहा है ना टेक्स्ट इस तस्वीर की वजह से। अगर मैं इसको उठा के तस्वीर को यहाँ ले जाता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगी, टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, और यहाँ ले आए तो यहाँ पे आ गई तस्वीर और टेक्स्ट यहाँ नीचे आ गया। ये होती है टेक्स्ट की रैपिंग, इसको बोला जाता है। ये भी काफी तरह की होती है। रैप टेक्स्ट पे सबसे पहले होता है इन लाइन विद टेक्स्ट। क्या कहते हैं इसको? इन लाइन विद टेक्स्ट। इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब यह है कि जहां जहां पे आप मूव करवाते रहेंगे इमेज को, टेक्स्ट उस हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा और ये बिल्कुल एक लाइन में रहेगी टेक्स्ट से। आप देख रहे हैं ये तस्वीर बिल्कुल एक सीधी लाइन में है टेक्स्ट के। जैसे आपका टेक्स्ट है वैसे ही आपकी एक किस्म की तस्वीर है, एक लाइन में देखें बिल्कुल चल रही है टेक्स्ट के साथ। ये बात क्लियर है? इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब है जहां जहां पे आप मूव करते रहेंगे अपनी तस्वीर को टेक्स्ट के ऊपर, वो वैसे वैसे मूव होती रहेगा आपका टेक्स्ट। तो इन लाइन विद टेक्स्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। सबसे ज्यादा सिलेक्ट होने वाला जो है इन लाइन विद टेक्स्ट है। जब आप अपनी सीवी वगैरह बना रहे होते हैं या कोई किताब लिख रहे होते हैं तब आप इन लाइन विद टेक्स्ट करके काम करते हैं, ताकि ये है कि आप टेक्स्ट भी नीचे करें तो साथ साथ तस्वीर भी नीचे आ जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट को देखे नीचे कर रहा हूँ तो साथ साथ तस्वीर भी उसके साथ ही नीचे जा रही है। ऐसे ही हो रहा है। तो ये होता है कि फिर जब भी आप अपना पेज साइज वगैरह चेंज करते हैं तो फिर इमेज खराब नहीं होती है अक्सर। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट, इसको बोला जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब ये होता है कि आप अगर इमेज को दरमियान में रखेंगे तो आसपास का जो टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से एक स्क्वेयर जैसा बन जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा। यानी कि दरमियान में इमेज होगी और आसपास चारों तरफ टेक्स्ट होगा। दरमियान में इमेज, जैसे जैसे मैं आप इमेज को लेके आता रहूंगा तो टेक्स्ट ऐसे मूव करता रहेगा। एक बात आपने याद रखनी है कि टेक्स्ट के ऊपर नहीं आ रही तस्वीर। जहां जहां पे मैं इमेज लेके जा रहा हूँ वहां पे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर के पीछे भी कोई टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट ने अपने आप को ऐसे स्क्वायर के तौर पे एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पे रैप टेक्स्ट में स्क्वायर की जगह बाद हमारे पास है टाइट। टाइट और स्क्वायर में कोई खास फर्क नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लाइंस थोड़ी सी जो है वो दूर की तरफ आपको मूव होती हुई दिखाई दे रही है, बाकी सेम चीज ही होती है। ये इसमें भी चारों तरफ ही आपका टेक्स्ट जो होता है वो आता है स्क्वायर की तरफ, बस थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग बढ़ जाती है। इसी तरह मेरे पास आ गया थ्रू। ठीक है, थ्रू में ये होता है कि अगर तो आपकी तस्वीर में यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने काटा होता तो उसके अंदर से भी टेक्स्ट गुजर जाता। ठीक है, स्क्वायर में तो ये होता है ना ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट रहता है, और थ्रू का मतलब होता है बीच में से भी गुजर जाता है टेक्स्ट। अगर तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन काटा होता बैकग्राउंड का तो टेक्स्ट उसके अंदर से भी गुजर सकता। ठीक है, तो थ्रू, स्क्वायर और टाइट बेसिकली एक तरीके की यहाँ पे कमांड्स मौजूद है रैपिंग टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब होता है टेक्स्ट सिर्फ ऊपर और नीचे रहे, लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट ना रहे। तो आप देखें ये ऐसे आ रहा है, सिर्फ ऊपर टेक्स्ट आ रहा है और टेक्स्ट नीचे आ रहा है, लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट अब नहीं आ रहा है। स्क्वायर में आप देख रहे थे लेफ्ट और राइट पे भी टेक्स्ट था। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि रैप टेक्स्ट के अंदर और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास रैप टेक्स्ट में चलते हैं वापस, और यहाँ पे हमारे पास है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होता है आपका जो आपकी जो इमेज होती है वो उस टेक्स्ट के पीछे चली जाती है। आप देख रहे हैं आपके पास ये इमेज है और रैप टेक्स्ट में जाके जब मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये इमेज पीछे चली गई है आपके टेक्स्ट के। तो बिहाइंड टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। अक्सर आप चाह रहे होते हैं कि तस्वीर पीछे हो, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो आप बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी इमेज की वजह से आपके टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपका इमेज सबसे ऊपर आ गई है।
सामने आ गई है सबसे, और आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं कहीं भी। अक्सर हम सीवी में लगा रहे होते हैं तस्वीर ऊपर को करके, जैसे साइड पे तस्वीर लगा रहे होते हैं, वो लग नहीं रही होती ऊपर, तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके जब भी इमेज लगाते हैं कहीं, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं उसको, आसानी से मूव हो सकती है तस्वीर। तो ये बात यहाँ पे लिख लें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। जब आप सीवी में कोई सी फ्रेम में तस्वीर लगा रहे होंगे तो वहां पे आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना, ताकि आप इमेज को आसानी से मूव करवा सकें। तो लेकिन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का एक नुकसान भी है ये, कि जैसे कि मैं अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई नई लाइनें ऐड कर देता हूँ, तो इसकी वजह से आपकी इमेज मूव नहीं करेगी, अगले पेज तक नहीं जाएगी, तो काम खराब हो सकता है। यानी कि ये सिर्फ टॉप पे रहेगी। टॉप पे रहेगी सबसे। साइज वगैरह भी छोटा कर देते हैं टेक्स्ट का, तो आपकी इमेज जो है खराब हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि इमेज जो है ना वो ऊपर आ गई है। आप जब साइज वगैरह भी आप छोटा कर रहे हैं, टेक्स्ट के साथ साथ इमेज नहीं चल रही, इमेज एक अपनी स्टिल जगह पे ही मौजूद है। लेकिन अगर इन लाइन विद टेक्स्ट आपने किया होता तो इमेज टेक्स्ट के साथ साथ मूव कर रही होती। अब चाहे मैं टेक्स्ट बढ़ा रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, इमेज एक ही जगह स्टिल पड़ी हुई। लेकिन अगर मैंने इन लाइन विद टेक्स्ट किया होता तो वो इमेज साथ साथ टेक्स्ट के मूव करती। ये बात क्लियर है? तो इसका एक फायदा भी है और एक इसका नुकसान भी है। हाँ, अगर एक पेज का डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, एक वन सिंगल पेज का, तब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा करामत चीज है, क्योंकि सीवी के अंदर आराम से आप इसकी मदद से तस्वीर लगा सकते हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट के अंदर ये हमारे पास यहाँ तक हुआ क्लियर। इसके बाद और रैप टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें मौजूद हैं, उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। रैप टेक्स्ट में गए, रैप टेक्स्ट में यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट्स मौजूद हैं। एडिट रैप पॉइंट्स के पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें पॉइंट्स आ गए हैं, ये ब्लैक कलर के देख रहे हैं आसपास। इन पॉइंट्स को जितना मैं दूर करूंगा टेक्स्ट उस साइड से उतना दूर हो जाएगा। जितना इस पॉइंट को मैं यहाँ से नजदीक करूंगा टेक्स्ट उस तस्वीर के उतना ज्यादा करीब आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से दूर दूर हो जाए टेक्स्ट, तो मैं इन पॉइंट्स को उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। बेसिकली रैप टेक्स्ट जब हम करते हैं, और ये जो हमारे पास यहाँ पे है एडिट रैप पॉइंट्स, इस पे क्लिक करें। इस पे मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ एडिट रैप पॉइंट्स पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट्स आ गए हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे ही है। आप अगर इस पॉइंट को उठा के ज्यादा दूर कर देंगे तो इस साइड से टेक्स्ट दूर हो जाएगा। बेसिकली आप टेक्स्ट को दूर कर रहे हैं यहाँ से, यानी कि इतने पोर्शन तक टेक्स्ट नहीं आएगा। आप इसको अब ज्यादा करीब करते हैं तो टेक्स्ट इस साइड से ज्यादा करीब आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से टेक्स्ट को दूर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको दूर कर दें। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे तो देखें जितना जितना पोर्शन मैंने यहाँ से बनाया उस पोर्शन तक टेक्स्ट नहीं आ रहा। आपने एक बता दिया उसको कि यहाँ टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। देखिए जी, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब हमने करना है यहाँ पे जो सिलेक्शन पैन आपको दिखाई दे रहा है, या सेंड फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये सारी चीजें क्या है वो चीजें हम देखते हैं। 2 तस्वीरें आ गई हैं मेरे पास। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस को देख लेते हैं हम कि इन ऑप्शंस का क्या काम होता है। मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रहा हूँ और इस तस्वीर को भी रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रैपिंग का मैंने आपको बताया ना, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, दोनों के को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखें, आप ये देख रहे हैं कौन सी तस्वीर इस वक्त आगे है और कौन सी तस्वीर इस वक्त पीछे है। प्लेन वाली तस्वीर इस वक्त आगे है और लोगो वाली तस्वीर इस वक्त पीछे है, और इस वक्त दोनों ही इस वक्त इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हुई हुई है। अब आप नीचे वाली तस्वीर में जाएं, उस पर क्लिक करें। आप अगर ये चाह रहे हैं ये ऊपर आए, अब फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे इसको कर दें ब्रिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने ले आओ। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये वाली तस्वीर अब ऊपर आ गई और प्लेन वाली तस्वीर इसके नीचे चली गई। आप चाहते हैं प्लेन वाली तस्वीर ऊपर आ जाए, तो प्लेन वाली तस्वीर को क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो प्लेन वाली तस्वीर ऊपर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेंड टू बैक। अगर 3-4 तस्वीरें भी आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं, अगर फर्ज करें यहाँ पे एक से ज्यादा तस्वीरें मौजूद हैं, मैं एक और तस्वीर ले लेता हूँ यहाँ से, और ये वाली ले लेते हैं, ये वाली एक तस्वीर, इसको भी मैं करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस वक्त मेरे पास कितनी तस्वीरें हैं? मेरे पास 3 तस्वीरें हैं, 1 2 और 3 तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं पहले वाली तस्वीर को सिलेक्ट करके सबसे ऊपर वाली जो एक आपको मार्कशीट दिखाई दे रही है, इस पे करता हूँ सेंड बैकवर्ड के साथ एक छोटा सा एरो मौजूद है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक जैसे ही करेंगे सबसे पीछे चला जाएगा। सेंड टू बैक का मतलब होता है सबसे पीछे चले जाना। तो ये देखें वो सबसे आगे थी और वही इमेज सबसे पीछे चली गई है।
जो इमेज सबसे आगे थी वही इमेज सबसे, मैंने आपको सेंड बैक का बताया, सेंड बैक का मतलब होता है सबसे पीछे, और ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक एक स्टेप करके वो पीछे या आगे आए। अगर मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो देखें, अब ये सबसे पीछे थी, अब ये इससे आगे आ गई है। ये देखें, ब्रिंग फॉरवर्ड किया, एक स्टेप आगे आ गई है, लेकिन है अभी भी इसके पीछे वीटीआई के लोगों के। फिर इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, अब ये सबसे आगे आ गई है। सेंड बैकवर्ड करता हूँ, अब ये पहले इसके पीछे गई वीटीआई के लोगों के पीछे, और फिर सेंड बैकवर्ड करता हूँ, अब ये प्लेन के पीछे चली गई। अगर मैं यहां से ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूं तो ये एकदम पीछे से निकल के सबसे आगे आ जाएगी। इसी तरह अगर सेंड बैकवर्ड में सेंड टू बैक कर देता हूं तो ये सबसे पीछे चली जाएगी एकदम ही तस्वीर, चाहे 10 तस्वीरें भी पड़ी होंगी, सबसे पीछे चली जाएगी आपकी तस्वीर। सिलेक्शन पैन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सिलेक्शन पैन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपका साइड बार ओपन हो जाएगी राइट साइड के ऊपर। जितनी भी आपने तस्वीरें या जितनी भी आपने शेप्स इंसर्ट की होंगी एमएस वर्ड के इस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, जैसे कि पिक्चर 9, पिक्चर 8, पिक्चर 10। अगर मैं चाहता हूँ किसी को, मैं यहाँ से पिक्चर 9 पे क्लिक करता हूँ तो देखें पिक्चर 9 ये थी तो ये सिलेक्ट हो गई। अगर मैं पिक्चर 8 को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से क्लिक करूंगा तो पिक्चर 8 जो होगी जैसे प्लेन वाली वो सिलेक्ट हो गई। अगर पिक्चर 10 पे क्लिक करता हूँ तो पिक्चर 10 यहाँ से सिलेक्ट हो गई। ये बात समझ आइए, सिलेक्शन के लिए होता है ये चीज़ें। यहाँ पे जितनी तस्वीरें जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे शो हो रहे होते हैं। जैसे पिक्चर 9 कौन सी पिक्चर है, जो सबसे ये वाली जो पिक्चर है ना उसको उसने ऑटोमेटिकली नाम दे दिया वीटीआई वाली को पिक्चर 9। इसी तरह पिक्चर 8 जो है वो प्लेन वाली पिक्चर है और पिक्चर 10 जो है वो पीछे मार्कशीट। अगर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ मार्कशीट को तो मैं पिक्चर 10 पे क्लिक कर दूंगा, वो देखें सिलेक्ट हो गई, फिर मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं पिक्चर 8 को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो पिक्चर 8 पे यहाँ से क्लिक कर दूँ तो पिक्चर 8 जहाँ भी पड़ी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, और पिक्चर 9 पे क्लिक करता हूँ तो पिक्चर 9 जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या है आपको और कैसे आप इस ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। ये मार्कशीट जो है मैं बिल्कुल पीछे फेंक रहा हूँ इसके जहाज के। अब यहाँ पे क्या है, आपको कितनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपकी स्क्रीन पे, कितनी तस्वीरें हैं ये? 2 सर। 2 तस्वीरें। 2 सर। एक तस्वीर और भी है जो यस कि सर। प्लेन के पीछे है। जी अब जी। मैं उस तस्वीर को कैसे निकाल सकता हूँ, वो तो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, उस पर मैं क्लिक कैसे करूंगा? अगर मैं क्लिक करूंगा भी तो ये इस पे ही होगा प्लेन वाली तस्वीर पे। अब मैं उस पर कैसे क्लिक कर सकता हूँ जब वो दिखाई नहीं दे रही? ठीक है ना, तो अब ये एक प्रॉब्लम आ गई। या तो मैं ये करूंगा, मैं प्लेन को सबसे पहले पीछे करूंगा और फिर वो नीचे से निकल आएगी, लेकिन जी सर। उस इसको पीछे किए बगैर भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है यहाँ से सिलेक्शन पैन में पिक्चर 10। पिक्चर 10 पे जैसे ही क्लिक हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई तस्वीर पीछे, और फिर आप एरो कीज की मदद से उस तस्वीर को बाहर भी निकाल सकते हैं, या आप अपने माउस की मदद से उसको बाहर निकाल सकते हैं तस्वीर। उसके बाद ये जो पिक्चर 9, पिक्चर 8, पिक्चर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए कि कौन सी तस्वीर क्या है। तो आप डबल क्लिक करें जिस तस्वीर का नाम आपने चेंज करना है। जैसे पिक्चर 9 पे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीटीआई लोगो। उसके बाद पिक्चर 8 मेरे पास ये प्लेन की है तो डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया प्लेन, और पिक्चर 10 मेरे पास ये है मार्कशीट की। अब ये देखें तीनों, अब मुझे पता लग रहा है कि लोगो कौन सा है। लोगो सेलेक्ट करना है तो यहाँ से लोगो पे क्लिक कर दूंगा, लोगो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्शन पैन में यहाँ पे कुछ एक आई बनी हुई दिखाई दे रही है, आंखें बनी हुई हैं। वीटीआई लोगो के आगे भी एक आंख बनी हुई है, प्लेन के आगे भी आंख बनी हुई है, और मार्कशीट के आगे भी एक आंख बनी हुई है। बेसिकली ये क्या होता है, अगर मैं इस आंख पे क्लिक कर देता हूँ वीटीआई लोगो की तो इसकी आंख जो है वो गायब हो गई, यानी आंख बंद हो गई। तो वीटीआई लोगो जो होगा हाइड हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, यानी गायब हो जाएगा। प्लेन को भी आप गायब करना चाह रहे हैं, यहाँ से इसकी आंख जो है बंद करते हैं, प्लेन गायब हो जाएगा। और मार्कशीट को गायब करना चाह रहे हैं, आई पे क्लिक करें तो वो गायब हो जाएगी मार्कशीट की। तो ये देखें सारी तस्वीरें मैंने हाइड कर दी। ठीक है, तस्वीरें बेसिकली मौजूद हैं इधर, लेकिन आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। दोबारा वापस लेके आना चाह रहे हैं तो इनकी आंखें जो हैं खोल दें और तस्वीरें दोबारा वापस आ जाएंगी। तो मैं उनको कैसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ अगर मार्कशीट को डिलीट करूँ तो मार्कशीट पे क्लिक किया और फिर उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस कर दें, वो डिलीट हो जाएगी मार्कशीट। ठीक है, या आप उसको यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं अगर आपने
यहाँ पे मार्कशीट पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ से मार्कशीट बाहर निकल आई, VTA लोगो पे क्लिक किया तो VTA लोगो भी बाहर आप निकाल सकते हैं, फिर उस पर डिलीट कर दें, डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। तो अब जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शंस इस्तेमाल हो रही होती हैं और आपको ज़रूरत भी पड़ेगी इनकी। जब आप CV वगैरह की मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, तस्वीरों वाली CVs जो होंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सर ये कौन सी हम पिक्चर हाइड कर देते हैं, क्या वो प्रिंट में आएंगे फिर? नहीं, वो प्रिंट में नहीं आएंगी फिर प्रिंट में नहीं आएंगी वो, जब आप हाइड कर देते हैं तो वो नहीं आएंगे। वो बेसिकली ये ऑप्शन इस्तेमाल ही इसलिए होता है, आप चाहते हैं प्रिंट में ना आए तो आप उनको हाइड करके फिर प्रिंट ले लें, दोबारा फिर उनकी आंखें खोल दें, वो दोबारा वापस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है। रोटेशन का मतलब होता है आप अपनी इमेज को मूव करवाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, तो रोटेशन पे जाते हैं, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करें, रोटेट पे क्लिक करें। रोटेट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं 90 डिग्रीज पे रोटेट किया तो आपकी 90 डिग्रीज की तस्वीर यहाँ पे घूम गई है, ये दिखाई दे रहा है सबको। इस तरह से फ्लिप कर दें, फ्लिप करने से आप देख लें कि तस्वीर जो है वो पलट गई है, उल्टी हो गई है एक किस्म की, वर्टिकली में इस तरह से इमेज चली गई है। अब ये काफ़ी सारी ऑप्शंस क्लियर कर ली हैं। उसके बाद अलाइन की तरफ भी आते हैं, ग्रुपिंग की तरफ भी आते हैं। सबसे पहले हम क्रॉप की तरफ देखते हैं। क्रॉप करने का मतलब होता है एक तस्वीर का छोटा सा हिस्सा आप लेना चाह रहे हो, बाकी आप चाहते हैं सारी चीज़ें रिमूव हो जाएं। जैसे मैं चाहता हूँ बस इतना इतना इंच दरमियान वाला पोर्शन आए, बाकी सारा रिमूव हो जाए। क्रॉप पे अपने एक बार क्लिक करना है। क्रॉप पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लैक कलर के पॉइंट्स आ गए हैं, ये नजर आ रहे हैं सबको, ब्लैक पॉइंट्स इमेज के इर्द गिर्द। जितना इतना हिस्सा आप चाह रहे हैं उतना उतना हिस्सा आप ऐसे इसके अंदर लें और फिर आप यहाँ से क्रॉप पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो होगी वो कट जाएगी, यानी कि क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी बड़ी इमेज से छोटा पोर्शन निकालने के लिए क्रॉपिंग की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। ये जी तस्वीर की हाइट है, यानी कि लंबाई है, और ये तस्वीर की चौड़ाई है। आप अपनी मर्जी से भी तस्वीर की लंबाई चौड़ाई दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 2x3 की तस्वीर हो जाए तो यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा, तो 2x3 इंचेस की आपकी तस्वीर हो जाएगी जो भी मैंने दी होगी। अक्सर ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं अपना, जैसे कि एडोब फोटोशॉप में कुछ आप फोटोग्राफर्स को देखते हैं, वो तस्वीरें को साइज देते हैं कि 2x3 की इमेज हो, पासपोर्ट साइज की हो, तो वो यहाँ से इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, इसको बढ़ा के इसको कम करके। सर 2x3 का क्या मतलब होता है उसमें? मतलब 2 इंचेस उसकी चौड़ाई होगी और 3 इंचेस तीन तस्वीर की लंबाई होगी। 2x3 का ये जी मतलब जी होता है, सर, ठीक है। ठीक हो गया हाँ, जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रुप आ गया। ग्रुप का मतलब क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। ग्रुप तब होता है जब एक से ज़्यादा तस्वीरें हमारे पास मौजूद होती हैं, तो मैं दूसरी तस्वीरें भी ले लेता हूँ और मैं इसको भी कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं रैपिंग में, दोनों को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। अब मैंने इन दोनों तस्वीरों को सिलेक्ट करना है। मैं इन दोनों तस्वीरों को सिलेक्ट करता हूँ कैसे? पहली तस्वीर पे क्लिक किया, पहली तस्वीर सिलेक्ट हो गई, फिर कंट्रोल का बटन दबा के रखें और दूसरी तस्वीर पे भी क्लिक कर दें तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गई तस्वीरें। ग्रुप पे क्लिक कर दें, ग्रुप में जाके ग्रुप पे क्लिक कर दें तो अब ये दोनों तस्वीरें सेम हो जाएंगी, ग्रुप हो जाएंगी, मतलब एक किस्म की वेल्डिंग हो जाएगी दोनों की। अगर आप अनग्रुप कर दें, ग्रुप में दोबारा जाके अनग्रुप कर दें, अनग्रुप कर दें, अब ये दोबारा अलग अलग हो गई है। फिर ग्रुप करना चाह रहे हैं तो दोबारा इनको ग्रुप कर दें। जी मैं इसका अनग्रुप कर देता हूँ इसको और यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं और ये इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं कि हमारे पास दो तस्वीरें मौजूद हैं, ठीक है। एक तस्वीर कह लें कि मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से, और एक तस्वीर कर दी है छोटी। दोनों तस्वीरों को करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जाता हूँ अलाइन। अलाइन का मतलब होता है तरतीब। अलाइन में जाके यहाँ पे पहले हम देखते हैं टॉप। क्या देखते हैं? अलाइन टॉप। टॉप पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो दूसरी वाली तस्वीर जो होगी वो पहली वाली के सबसे ऊपर आ जाएगी, मतलब उसके साथ अलाइन हो गई। पहले ये यहाँ थी, पहले ये तस्वीर यहाँ मौजूद थी इधर नीचे को करके, जैसे ही मैंने किया टॉप तो पहली वाली की जहाँ पे बाउंड्री है ऊपर वाली वो वहां पे हमारे पास आ गई है तस्वीर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेंटर है, मैं चाहता हूँ ये वाली तस्वीर इस दूसरी वाली तस्वीर के दरमियान में आ जाए, तो अलाइन पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करें, ये सॉरी मिडल पे क्लिक करें। दोनों सिलेक्ट होनी चाहिए तस्वीरें जब भी आपने अलाइन का इस्तेमाल करना है। अलाइन मिडल किया
तो अब आप देख रहे हैं पहली वाली इमेज के मिडल में आ गई दूसरी तस्वीर, बिल्कुल दरमियान में। इसी तरह अलाइन बॉटम करेंगे तो ये बिल्कुल इसके नीचे लग जाएगी, यानी कि इस तस्वीर के हिसाब से इस तस्वीर की अलाइनमेंट हो रही है। पहली तस्वीर अपनी जगह पे मौजूद है और दूसरी तस्वीर उसके साथ अलाइन हो रही है। इसी तरह लेफ्ट, सेंटर और राइट है, उसके लिए मैं यहाँ पे तस्वीर को इस तरीके से इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ और एक अब तस्वीर यहाँ रखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा काम चेंज हो जाएगा। दोनों तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं, दोनों तस्वीर को सिलेक्ट करके अलाइन में चलते हैं और यहाँ से करते हैं लेफ्ट, यानी कि ऊपर वाले के लेफ्ट पे आ जाए तस्वीर। तो आप ये देख रहे हैं ऊपर वाली तस्वीर के नीचे वाली तस्वीर बिल्कुल उल्टे हाथ पे आ गई है, लेफ्ट पे आ गई है। इसी तरह लाइन में चल के सेंटर करते हैं, नीचे वाली तस्वीर ऊपर वाली तस्वीर के सेंटर में आ गई, और अब राइट करते हैं तो नीचे वाली तस्वीर ऊपर वाली के राइट पे आ गई।